नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है आंकड़ों का संग्रह। तो इसमें देखिए कि इससे पहले हमने वीडियो के अंदर पढ़ लिया था कि किस तरह से हमें आंकड़ों का प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, और जब भी हम ये आंकड़े एकत्रित करें या कोई भी हम सर्वे करने जाएं तो हमें किस तरह के क्वेश्चंस बनाने चाहिए, प्रश्नावली किस तरह की होनी चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किन किन तरीकों से होता है। पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, दूसरा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान द्वारा, तीसरा है स्थानीय व्यक्तियों या नियुक्त संवाददाता द्वारा, और चौथा है प्रश्नावली विधि द्वारा। तो एक एक करके हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं केवल प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, देखो नाम क्या है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट, जो आमने सामने जब बात होती है। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति से व्यक्ति की बात हो रही है, और अनुसंधान तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये कौन सी विधि है? इसका मतलब क्या है? यह वह विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है। तो बताया ना अभी आपको कि डायरेक्ट इसमें होता है, आमने सामने बातचीत होती है, और जो भी अनुसंधान कर रहा है वो अनुसंधान क्षेत्र में जाता है, और जो सूचना दाता है जिससे उसे सूचना लेनी है उससे सीधे ही बातचीत करके और आंकड़े एकत्रित करता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो हम किसी से पूछ करके थोड़ी एकत्रित करेंगे। इसके लिए आपका जनसंख्या का सर्वे होता है, और हर घर में जाकर के वहाँ के लोगों से बातचीत करके, वहाँ का जो मुखिया होता है उससे पूछ करके सारी इंफॉर्मेशन भरी जाती है। तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान हो गया। अब ये क्या होता है, इसमें उपयुक्तता कितनी है, किन किन कौन से क्षेत्र के अंदर ये उपयुक्त होता है? फर्स्ट है इसके अंदर उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्र छोटा हो, क्योंकि हर व्यक्ति से अलग अलग संपर्क करना है ना। तो छोटे क्षेत्रों के अंदर ही, जहां अनुसंधान का क्षेत्र हमारा छोटा हो, वहां पर ही व्यक्तिगत अनुसंधान किया जाता है। और दूसरी बात, जहां आंकड़ों की मौलिकता अधिक आंकड़ों की मौलिकता की अधिक आवश्यकता हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि मौलिकता का मतलब क्या है कि बिल्कुल सही आंकड़े आपको चाहिए। अगर थोड़ा सा अंदाज या अनुमान से आप बताओगे तो उससे आपके जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर एरर आ जाएगा या बायस आ जाएगा, उसमें उतनी निष्पक्षता नहीं रहेगी। तो इसलिए आंकड़ों को सही ढंग से प्राप्त करने के लिए भी व्यक्तिगत अनुसंधान, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान किया जाता है, यानी खुद जाकर के ही वो बातचीत करता है। थर्ड पॉइंट है जहां आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण हो। तो अब जहां पर देखो वही बात उससे कनेक्टेड है कि ऐसे जो सर्वे है यानी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान वहां पर जरूरी है जहां आंकड़ों की शुद्धता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर मान लीजिए आंकड़ों के अंदर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी हो जाती है तो आपका अनुसंधान जो है वो बिल्कुल बेकार हो सकता है। फोर्थ है जहां आंकड़ों को गोपनीय रखना हो, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैं सर्वे कर रही हूँ अपनी क्लास के स्टूडेंट साथ, एक एक बच्चे को बुला करके आपके बारे में जानकारी ले रही हूँ, आपके परिवार के बारे में जानकारी ले रही हूँ, और कुछ ऐसी बातें जो आप किसी और से शेयर नहीं करना चाहते वो जानकारी अगर मेरे पास है तो वो कब संभव हो पाएगी? क्योंकि ये गोपनीय है। क्यों? अगर मैं कॉमन रूप में सबसे बातचीत करूंगी तो हम उन आंकड़ों को, उन तथ्यों को गोपनीय नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए जब व्यक्तिगत अनुसंधान तभी इम्पोर्टेंट है जबकि आंकड़ों को गोपनीय भी रखना संभव हो। जहां अनुसंधान में गहन अध्ययन की आवश्यकता हो वहां पर भी इस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, और जहां सूचना देने वालों से संपर्क करना आवश्यक हो, है ना। जैसे आप जिससे सूचना प्राप्त कर रहे हैं वो सूचना देने के लिए तैयार है, तभी जाकर के ये अनुसंधान किया जाता है। गुण क्या है? इससे प्राप्त आंकड़ों में परिशुद्धता अधिक पाई जाती है। एकदम बिल्कुल, क्योंकि आंकड़ों की तो शुद्धता को सामने अनुसंधान करता खुद जब आंकड़े एकत्रित कर रहा है तो आंकड़े एकदम सही होंगे।
दूसरा, एक ही व्यक्ति द्वारा आंकड़े लिए जाने के कारण आंकड़ों में एक रूपता पाई जाती है। एक रूपता का मतलब है कि एक जैसे एक ही तरीके से वो आंकड़े ले रहा है। मतलब जो क्वेश्चन उसने एक घर में पूछेगा वही दूसरे से पूछेगा, वही तीसरे से पूछेगा, तो उससे क्या होगा कि उसको निष्कर्षों तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। इस विधि का द्वारा एकत्रित आंकड़ों में मौलिकता पाई जाती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं इकट्ठे करता है। ये आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि किसी और से तो वो जानकारी ले नहीं रहा, तो विश्वसनीयता भी ज्यादा हो गई। यह विधि लोचदार होती है। जरूरत के अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को घटा या बढ़ा सकता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार, उसे लग रहा है कि सामने वाला आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो वो उसको चेंज भी कर सकता है, दूसरी तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है ना, या फिर जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे उनको हटा भी सकता है, और अनावश्यक प्रश्नों को हटाकर और दूसरे प्रश्नों को बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, गुण हो गए कि क्या क्या इसके अंदर फायदे हमको हो रहे हैं। फिर है कुछ इसकी हानियां हैं या अवगुण जिसको हम कह सकते हैं। तो अवगुणों के अंदर इसका पहला है, देखिए, विस्तृत क्षेत्र होने पर इस विधि से अच्छे परिणाम नहीं निकलते हैं। एक तो ये विधि क्या है, बहुत बड़े क्षेत्रों के अंदर होती है, तो इसमें ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं निकलते, क्योंकि ज़्यादा लोगों का सर्वे करना पड़ता है। और सबसे जो इसके अंदर है हानि, वो है श्रम और शक्ति और धन का अधिक प्रयोग इसमें होता है। इस विधि में समय भी अधिक लगता है। आप एक एक व्यक्ति से जाकर के सर्वे करेंगे तो स्वाभाविक समय भी ज़्यादा लगेगा। तो ये विधि कौन सी है, खर्चीली विधि है, और इस विधि के अंदर समय, श्रम और धन का भी अधिक प्रयोग होता है। आज के वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स, इनको अपनी नोट्स कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।